नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भारत का भौगोलिक विभाजन में हमने उत्तर का विशाल मैदान या प्रादेशिक विभाजन आदि पे हमने चर्चा किया है। आज हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार एवं पहाड़ियाँ क्या हैं। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है उनके पठार एवं पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ स्थित हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे हम चर्चा करें। जो प्रायद्वीपीय पठार यही है जो विंध्य श्रेणी से लेकर के यहाँ दक्षिण तक फैली हुई है। चारों तरफ से जितने भी यहाँ पठार एवं पर्वत हैं इन्हीं को ही प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इनकी उत्पत्ति पे चर्चा करते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो प्रारंभ में पृथ्वी का जो समय था वह एक महाद्वीपीय क्षेत्र था, एक स्थान पर था, एक भूखंड था जिसे पैंजिया कहा गया। एक महाद्वीपीय क्षेत्र था, एक ऐसे भूखंड था जो हमने पिछली वीडियो में बताया भी है थोड़ा सा आपको। एक पैंजिया भूखंड था। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले यह पैंजिया का विभाजन होता है, वह दो भागों में टूट जाता है। 200 मिलियन वर्ष पहले जो दो टुकड़े में टूटता है, जो उत्तरी भाग है उसको अंगारा लैंड कहा गया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना लैंड से भारत अलग हुआ। गोंडवाना लैंड जो दक्षिण में था उसका भी विभाजन हो गया, वो अभी कई टुकड़े में टूटता है, उसी से ही भारत अलग हुआ था। इससे ऑस्ट्रेलिया, बाद में मेडागास्कर आदि भी टूटकर उससे अलग हुए थे। मतलब इसके भी विभाजन हुए थे। पैंजिया का विभाजन दो टुकड़े में हुआ, उसके बाद उत्तर गया, दक्षिण गया। दक्षिण का भी अलग हुआ, काफी टुकड़ों में विभाजन हुआ। तो उत्तर वाले का भी जो दक्षिण में था इसी से ही भारत बना है। ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर आदि टूटकर इसी से बना है। भारत अंगारा लैंड से जाकर टकराता है एक बार, जो क्योंकि जब ये टूटता है तो ऊपर की तरह खिसकता है, क्योंकि जब अलग होता है तो ऊपर की तरह खिसकता है। तो वह अंगारा लैंड से जाकर के टकराया, जो पैंजिया का विभाजन हुआ था दो टुकड़े में, अंगारा लैंड से जाकर टकराया और हिमालय का निर्माण इससे हो गया। जब टकराता है ना तो एक टुकड़ा टूटता है तो इससे एक हिमालय जैसा एक विशाल पर्वत का निर्माण हो जाता है। गोंडवाना लैंड से आया हुआ भाग ही वर्तमान में अत्यधिक कायांतरित और अपर्दित होकर आज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में है। यानी यह गोंडवाना लैंड से ही आया हुआ भाग ही जो वर्तमान में अत्यधिक कायांतरित है, यह अपर्दित होकर आज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में यह विकसित हुआ है। इसके बाद देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका हम विभाजन देखते हैं, कई तरीके से करते हैं। जैसे पहला है केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्य श्रेणी, जो इतने हैं ये सभी केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। जैसे अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, विंध्य, ये सभी जो हैं केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा हम पहाड़ियों पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो ये छोटा सा सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत का ही चित्र बनाना है। इधर देखते हैं, ये अरावली श्रेणी है, ये अरावली श्रेणी है। ये पूरा क्षेत्र जो है ये मालवा का पठार है। ये कैमूर, नीचे कैमूर की पहाड़ियां हैं, ये विंध्य की पहाड़ियां, ये विंध्य की पहाड़ियां हैं और ये कैमूर की पहाड़ियां हैं। ये अरावली है। ये बुंदेलखंड का पठार पूरा फैला हुआ है और ये मालवा का पठार है। एक विंध्य श्रेणी जो है इससे दक्षिण में और सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में, यानी दोनों जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में एक नदी गई है, इसे ही नर्मदा नदी कहते हैं। यानी नर्मदा नदी विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा के बीच में बहती है। सतपुड़ा के बाद उस सतपुड़ा के पूर्व में महादेव पहाड़ियां है, महादेव के पूर्व में मैकाल पहाड़ियां स्थित हैं। इसके बाद बुंदेलखंड जो पठार यहाँ तक फैला, यहाँ से लगा हुआ एक क्षेत्र है बघेलखंड का पठार। ये बघेलखंड का पठार है। इससे लगा हुआ छोटा नागपुर का ये पठार है। इसके बाद ये
गढ़जात पहाड़ियाँ, ये गढ़जात पहाड़ियाँ हैं। और ये मेघालय यानी शिलांग का पठार है। और एक छोटा सा है, इसे कहते हैं राजमहल पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ है, राजमहल पहाड़ी है। इसके बाद यहाँ जो ये क्षेत्र जो है ये महानदी बेसिन क्षेत्र है, जो नदी द्वारा बना हुआ है, महाबेसिन क्षेत्र है। इसी महाबेसिन क्षेत्र से लगा हुआ दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है। इसके बाद ये जो पूर्वी घाट श्रेणी ये है पूर्वी घाट श्रेणी। पूर्वी घाट श्रेणी के पश्चिम में तेलंगाना का पठार है, जो यहाँ तक पूरा फैला है। इसके बाद सबसे दक्षिण में दक्षिण की पहाड़ियाँ कुछ हैं, आगे चर्चा करेंगे तोड़ तोड़ कर। यहाँ दक्षिण की पहाड़ियाँ हैं। और पश्चिमी घाट श्रेणी के से लगी हुई भी पर्वत श्रेणियाँ कुछ हैं। ये पश्चिमी घाट श्रेणी है। ये है महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र संबंधित है। और ये है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सतपुड़ा महादेव मैकाल के दक्षिण में है। सतपुड़ा श्रेणी बिंद श्रेणी के बीच में नर्मदा नदी बहती है। ये मैंने थोड़ा इसका मोटा मोटा हमने वर्गीकरण इसका कर लिया। यह है मैकाल का पठार पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा श्रेणी, ये तीनों क्रम से हैं। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल इस क्रम से हैं। इसके बाद केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत हमने बताया अरावली श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और ये बिंद श्रेणियाँ जो हैं ये सभी केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आती। इसके बाद देखते हैं पूर्वी पठार। पूर्वी पठार का हमने बताया जो बघेलखंड का पठार है, ये पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल पहाड़ियाँ, गढ़जात पहाड़ियाँ, महानदी बेसिन, दक्कन का रण, बस्तर पठार, ये सभी जितने भी क्षेत्र हैं ये पूर्वी पठार क्षेत्र हैं। इसके बाद देखते हैं दक्कन के पठार में क्या क्या आते हैं। दक्कन के पठार में उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, दो तरह से हैं। जो दक्कन का पठार हमने आपको बताया है ऊपर पठार में, तो उत्तरी दक्कन के बीच, उत्तरी दक्कन में सतपुड़ा रेंज और महाराष्ट्र का पठार। सतपुड़ा रेंज और महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है ये दक्कन के पठार में उत्तरी क्षेत्र है। और दक्षिणी क्षेत्र में है कर्नाटक का पठार, जो यहाँ फैला है, ये कर्नाटक का पठार है। और तेलंगाना का पठार, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी दक्कन का पठार है, लेकिन ये दक्षिणी है। दो भागों में हमने चर्चा किया है। पश्चिमी घाट श्रेणी भी हमने बताया, उत्तरी मध्य श्रेणी और दक्षिणी श्रेणी। जो ये श्रेणी है पश्चिमी घाट की श्रेणी उत्तर मध्य दक्षिण यहाँ पर स्थित है। पूर्वी घाट में हमने पूर्वी घाट श्रेणी में उत्तरी श्रेणी, दक्षिणी श्रेणी, इसको भी दो टुकड़े में बांट के पढ़ेंगे। उत्तरी पूर्वी घाट में श्रेणी है उत्तरी दक्षिणी। दक्षिण की पहाड़ी हमने बताया जो नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम और इलायची की पहाड़ियाँ यहाँ पर तो दक्षिण की पठार में पाई जाती हैं। ये दक्षिण की पहाड़ियाँ हैं। मेघालय, हमने मेघालय के बारे में, मेघालय में शिलांग का पठार, मिकिर का पठार, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, आदि गारो खासी जयंतिया, मिकिर, शिलांग पठार आदि सभी इस शिलांग मेघालय पठार के अंतर्गत आते हैं। जो जितनी भी पहाड़ियाँ यहाँ हैं मेघालय के पठार के अंतर्गत आते हैं। ये प्रादेशिक पठार का हमने वर्गीकरण देख लिया दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अब शुरू करते हैं एक एक केंद्रीय उच्च भूमि। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी क्या है इसकी चर्चा करते हैं। तो अरावली श्रेणी के अंतर्गत देखते हैं जो यह श्रेणी है अरावली, इसकी उत्पत्ति लगभग 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। यह अरावली श्रेणी प्री कैम्ब्रियन समय में इसकी उत्पत्ति हुई है। यह संसार का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत है। जो अरावली है इसे वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट और शिस्ट से यह निर्मित है। धारवाड़ चट्टानों की प्रमुखता इसमें पाई जाती है। जो अरावली है इसमें धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इसकी प्रमुखता पाई जाती है। हमने बताया है यह जो अरावली श्रेणी है गुजरात, राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है पूरी श्रेणी। ये हरियाणा क्षेत्र है, पंजाब के राजस्थान है। तो यह राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार राजस्थान में है अरावली श्रेणी का।
गुजरात में है। गुजरात के पालनपुर से ही यह शुरू हुआ है। इसी श्रेणी के ऊपर दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू, गुरु शिखर आदि इसी श्रेणी के आसपास स्थित हैं। इसका विस्तार अगर देखते हैं तो पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक यह इसका विस्तार है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में यह फैला हुआ है। राजस्थान में लगभग 80% भाग पाया जाता है इस अरावली श्रेणी का। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और ऊंचाई 300 मीटर से 930 मीटर तक है इसकी ऊंचाई। दक्षिण की तरफ इसकी ऊंचाई और चौड़ाई अधिक है। इसकी जो दक्षिण तरफ है, नीचे की तरफ इसकी चौड़ाई ऊंचाई अधिक है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि जो माउंट आबू पर्वत है इसी पर स्थित है। अरावली की जो सर्वोच्च शिखर है वह गुरु शिखर है। माउंट आबू राजस्थान का मात्र एक हिल स्टेशन है। माउंट आबू राजस्थान का मात्र एक हिल स्टेशन है, उसी का नाम है। इसके बाद देखते हैं यहीं पर प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है दिलवाड़ा जैन मंदिर, इसी माउंट आबू श्रेणी पर स्थित है। नाम देख लेते हैं इसका नाम कैसे पड़ा। उदयपुर के पास जरगा की पहाड़ियां, कुंभलपुर व गोमुंडा में इसे भोरात कहते हैं। जो माउंट आबू पर्वत है इसको उदयपुर के पास से जरगा की पहाड़ियां कहते हैं। कुंभलगढ़ में व गोमुंडा में इसे भोरात कहते हैं। टोडगढ़ में इसे मड़वारा कहते हैं और दिल्ली में दिल्ली कटक के नाम से जाना जाता है, जिसे रायसीना हिल्स भी कहते हैं। इसी दिल्ली कटक जो रायसीना हिल्स है इसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। जो राष्ट्रपति भवन है इसी पर स्थित है, इसी श्रेणी पर। तो प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं जो यहाँ से निकलती हैं। जो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं तो ये श्रेणी अपनी है अरावली श्रेणी। तो या ये बनास नदी यहाँ से निकल करके साबरमती नदी के पास या अरावली से या खंबात खाड़ी से निकलती है। साबरमती नदी मिल जाती है या बनास नदी है, ये बनास नदी यही है, बनास नदी। इसके बाद चंबल नदी, साबरमती नदी, ये सब निकलती हैं। ये सभी नदियाँ यहीं से निकलती हैं। ये एक है खारे जल की लूनी नदी, ये अंतःस्थली है, इसी श्रेणी के आसपास जो है यहीं से निकलती है। राजस्थान की या लूनी नदी है, अंतःस्थली है, यहाँ ये विलुप्त हो जाती है। इसके बाद देखते हैं सांभर झील। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चारों तरफ से अरावली से यह घिरी हुई है। खारे पानी की झील है, चारों तरफ से अरावली से यह घिरी हुई है। अरावली जलवायु विभाजक है। जो अरावली श्रेणी है इसे जलवायु विभाजक कहते हैं, जलवायु विभाजक है। इसके पश्चिम में थार का मरुस्थल है, यानी अरावली के पश्चिम में ही थार का मरुस्थल है और पूर्व में मेवाड़ और मालवा का पठार स्थित है। यानी अरावली के पूर्व में मेवाड़ और मालवा का पठार स्थित है तथा पश्चिम में थार मरुस्थल स्थित है। थार मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, क्योंकि अरावली जो है अरब सागर से आने वाली जो मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाती है, क्योंकि उसका विस्तार हवा के समांतर है। तो अरावली जो है ना अरब सागर से जो आने वाली मानसूनी हवाएं हैं उसको रोक नहीं पाती हैं, जिससे यहाँ पर वर्षा कम होती है। हालांकि अरावली के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी मात्रा में प्राप्त हो जाती है, लेकिन ज़्यादा प्राप्त नहीं होती है। अब महत्व की चर्चा करते हैं। अरावली का महत्व मरुस्थल को पूरब की तरफ फैलाने से यह रोकता है, फैलने से जो यह है अरावली श्रेणी मरुस्थल को पूर्व की तरफ फैलने से रोक लेता है। नहीं तो यह पूर्व की तरफ फैलता चला जाएगा, बहुत बड़ा यह हो जाएगा, जिससे काफ़ी नुकसान होगा, जिससे काफ़ी क्षति होगी। इसलिए यह मरुस्थल को पूर्व की तरफ फैलने नहीं देता है। इसमें खनिज भी बहुत पाए जाते हैं, खनिज उनिज। यदि खनिज को देखा जाए ना तो इसमें बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं। इसमें धात्विक आधात्मिक दोनों खनिज पाए जाते हैं। धातु में कॉपर, आयरन, चांदी, अभ्रक ये सब पाए जाते हैं। चांदी, अभ्रक, आयरन जयपुर क्षेत्र में खेतड़ी में, आधात्मिक चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सफेद संगमरमर,
मकराना संगमरमर, ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल जो सभी बने हैं ताजमहल, ये मकराना पर्वत से बने हैं। ताजमहल और विक्टोरिया जो की मेमोरियल है कोलकाता में, ये सब मकराना पत्थर से बने हैं, सफ़ेद संगमरमर से। कुछ पर्यटन स्थल भी बनाए गए थे, जैसे दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़ का किला, अजमेर शरीफ आदि सभी जो क्षेत्र हैं पर्यटन स्थल हैं, इसी अरावली श्रेणी पर ही बने हैं। यहाँ से खनिज, धात्विक, आध्यात्मिक आदि खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों देखा हमने अरावली के बारे में दोस्तों, तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।